हेलो एवरीवन, मेरा नाम विमल पांडे है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, आइए ये बात पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? लाइफ जस्ट डिमांड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आप लोग पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के मेहनत करते रहिए। एग्ज़ाम होंगे और निश्चित तौर पर होंगे। फिर आपको एग्ज़ाम टाइम में ये नहीं चाहिए कि आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली होती तो आपका सिलेक्शन हो गया होता। आप लोगों को बिल्कुल पहले से तैयार रहना होगा और पहले से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? आप हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी। देखिए, हिंदी में हम लोगों ने स्वर और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं ये सब देख लिया था। आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा वर्णों का उच्चारण स्थान, अघोष, सघोष, अल्प प्राण तथा महाप्राण। देखिए, मैं इन तीनों टॉपिक्स को आपको ऐसे बता दूंगा या ऐसे याद करा दूंगा कि आपको फिर इन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इन्हें रटने की कोशिश करते हैं और चुटकियों में भूल जाते हैं। उन्हें थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता है, तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा अघोष है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा अल्प प्राण है। देखिए, और वर्णों का उच्चारण स्थान तो आप समझ लीजिए कि हर एक एग्ज़ाम में 1-2 नंबर से तो पूछता ही है। और अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण ये बहुत आते हैं एग्ज़ाम्स में और आपके 1 नंबर खाकर चले जाते हैं। आप अगर इसे पूरा देख लेंगे तो आपका 1 नंबर या 2 नंबर जितने भी नंबर का आएगा वो सब हो जाएगा सिक्योर। चलिए, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए, वर्णों का उच्चारण स्थान मैं आप लोगों को 2 टाइप से पढ़ाऊँगा। पहली बात तो मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा और फिर दूसरा बताऊंगा मैं कि कैसे इनकी परिभाषाएं क्या हैं, ये कैसे निकलते हैं। देखिए, पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक है हम लोगों की KTMDO। कहेंगे सर आप ये क्या है? देखिए, KTM आती है एक बाइक। क्या आती है? बाइक। और डीओ वो है जो आप लोग लगाते हैं, ठीक, सुगंधित होने के लिए। अब देखिए, KTM डीओ कैसे इसका ट्रिक बनता है मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। का वर्ग उच्चारित होता है कंठ से, और कंठ को आप कैसे किससे याद रखेंगे तो के से याद रखेंगे। ठीक, का वर्ग के साथ एक वर्ण और है जो हा है, ये भी किससे उच्चारित होता है तो ये कंठ से उच्चारित होता है, इसीलिए इन्हें कहते हैं कंठ वर्ण। और का वर्ग को भी क्या बोलते हैं? कंठवर्ण। और इनका उच्चारण कहाँ से होता है तो कंठ से होता है। उसके बाद चा वर्ग और या और शा। देखिए, चा वर्ग तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, बट या और सा इसे ज़रूर पूछता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया कि शा का उच्चारण स्थान क्या है तो तालु है, और तालु को किससे याद रखेंगे? टी से। टा वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धन, मूर्धन को किससे याद रखेंगे तो एम से। टावर का उच्चारण स्थान दंत है, और दंत को कैसे याद रखेंगे तो हम लोग याद रखेंगे डी से, और पावर को ओष्ठ से। अब थोड़ा इनकी डेफिनेशन की बात कर ली जाए। अब देखिए कैसे उच्चारित होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये हम लोगों का क्या बन गया तो ये बन गया हम लोगों का मुख। मुख से जब हम लोग अंदर से वायु फूंकते हैं और यहाँ आकर वायु टकराती है इस जगह पर, तो यहाँ से जब वायु निकलती है बाहर तो क्या उच्चारित होता है तो होता है का वर्ग और हा। ये सब कहाँ से उच्चारित होते हैं तो कंठ से। दूसरा मैं आपको बता दूं कि चा वर्ग कैसे उच्चारित होता है। तो चा वर्ग में देखिए, जैसे जीभ जाकर ऐसे तालु पर टकराती है ऊपर की ओर तो चा, या, शा। या सा कैसे? देखिए, या और शा में बहुत माइनर स्पर्श होता है, यानी बहुत कम स्पर्श करती है, बहुत सकरा मार्ग बनाते हुए वायु बाहर आती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। अब टा वर्ग की बात करी जाए तो टा वर्ग में कहाँ स्पर्श होती है? देखिए, हम लोग की ये जीभ जब यहाँ जाकर स्पर्श हो जाती है तो इसे बोलते हैं टा वर्ग, या टा वर्ग के उच्चारण स्थान इसे मूर्धन्य बोलते हैं। ये कहाँ से उच्चारित होते हैं तो मूर्धन्य से। अब देखेंगे ता वर्ग। ता वर्ग में क्या होता है? ये देखिए, जैसे हम लोगों के दांत यहाँ निकले होते हैं तो जीभ जाकर यहाँ पर टकराती है तो इसे क्या बोलते हैं? दंत।
और दंत से किसका उच्चारण होता है, तो ता वर्ग का। इसके बाद हम लोग देखेंगे पा वर्ग। पा वर्ग में क्या होता है, हम लोगों के ओष्ठ आपस में स्पर्श हो जाते हैं और इससे किसका उच्चारण होता है, तो पा वर्ग का उच्चारण होता है। ठीक, अब हम लोग आगे मूव करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं आप लोगों से बात करूँगा स्वरों के बारे में। स्वर कहाँ से उच्चरित होते हैं उनके बारे में चर्चा की जाए। देखिए, जैसे स्टार्टिंग का का होता है वैसे का उच्चरित होता है कंठ से, उस तरह से अ और बड़ा या दीर्घ किससे उच्चरित होता है, तो कंठ से उच्चरित होता है। इस प्रकार ई की बात करी जाए तो ये तालब यानी तालु से उच्चरित होते हैं। हम लोगों के इन 4 वर्णों की कहानी अब खत्म हो गई। आ और आ उच्चरित होते हैं कंठ से, जब ई और ई उच्चरित होते हैं तालब से। इसके आगे हम मूव करेंगे। देखिए, ऊ और ऊ किससे उच्चरित होते हैं। देखिए, ऊ को जब आप लोग बोलते हैं तो ओंठ गोल आकृति बना करके वायु को बाहर निकालते हैं, इसीलिए ये कहाँ से उच्चरित होते हैं, तो ये ऊ उच्चरित होते हैं ओष्ठ से। री मूर्धन्य से होता है, जैसे टा वर्ग उच्चरित होता है। ए और ए, ये देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि ए कैसे बनता है। अगर आप पहले के वीडियो में देखेंगे तो मैंने आपको विस्तार से बताया था कि एक ए का निर्माण कैसे होता है। मैं आपको यहाँ भी बता दूँ, जब आ में ई मिलता है तब ए का निर्माण होता है। ठीक, अब आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ होता है। आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, और ई का क्या होता है, तालब। तो इसलिए ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया, ए का उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालब। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ओ और औ की। ओ और ओ का क्या उच्चारण स्थान होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ओ किससे बनता है, तो ह्रस्व आ और ऊ से मिलकर क्या बनता है, औ बनता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, देखिए, आ का होता है कंठ, ऊ का होता है ओष्ठ, इसलिए इन दोनों का मिलकर के क्या हो गया, कंठोष्ठ। ठीक, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों का उच्चारण स्थान खत्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे घोष और अघोष की। देखिए, घोष और अघोष क्या होते हैं, इसको पहले मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से याद करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इनकी परिभाषा क्या है। घोष की ट्रिक की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अघोष और सघोष, इनमें क्या अंतर है। अघोष मीन्स होता है घोष के बिना, सघोष मीन्स होता है घोष के साथ। जो वर्ण घोष के साथ बोले जाएं उन्हें ही सघोष कहते हैं, और जो घोष के बिना बोले जाएं उन्हें कहते हैं अघोष। देखिए, अब कौन से हैं, तो ट्रिक है हम लोगों की बहुत ही सिंपल। घोष से हम लोग समझ लेंगे घोंसला। घोंसला कौन नहीं बनाता, कौन बिना घोंसले के रहता है, तो कोयल। कोयल क्या करती है, घोंसला नहीं बनाती, इसीलिए हो जाएगा अघोष। और घोंसले के साथ कौन रहता है, तो गौरैया। गौरैया क्या करती है, तो घोंसला बनाती है, इसीलिए हो जाएगा सघोष। अब का के आगे जो वर्ण आएंगे यानी कि खा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे अघोष। और गा के बाद जो 2 वर्ण आते हैं घा और अंगा, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सघोष। यही कहानी हम लोगों के का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग में चलती रहेगी। कैसे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये जो पहले 2 वर्ण हैं ये हो जाएंगे अघोष, और बाद के जो ये 3 वर्ण हैं ये हो जाएंगे सघोष। ठीक, अब इनके बाद बात की जाए तो देखिए सा, सा, ये तीनों वर्ण हो जाएंगे। ये तीनों वर्ण क्या हो जाएंगे, ये तीनों वर्ण हो जाएंगे हम लोगों के अघोष, और इसके बाद जो सारे वर्ण बचते हैं वो हो जाएंगे सघोष। ठीक, ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको याद करा दिया। अब मैं आपको इनकी परिभाषा भी बता देता हूँ, जिससे हम लोगों को याद नहीं होता है। देखिए, इनकी क्या परिभाषा है। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर तंत्री पर झंकृत नहीं होता है उन्हें कहते हैं अघोष, और जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर तंत्री पर झंकृत होता है उन्हें कहते हैं सघोष।
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्राण। प्राण दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण मीन्स होता है वायु। देखिए, अल्प प्राण मीन्स होता है कम वायु, अल्प मीन्स होता है थोड़ा, प्राण मीन्स होता है वायु। जिन वर्णों को मैं इनकी डेफिनेशन बता देता हूँ। अल्प प्राण की डेफिनेशन है, जिन वर्णों को बोलने के लिए कम वायु की आवश्यकता पड़े उसे कहते हैं अल्प प्राण। ठीक। और महाप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए ज़्यादा वायु की आवश्यकता पड़े उन्हें कहते हैं महाप्राण। अब मैं आप लोगों को इनकी ट्रिक भी बता देता हूँ। ट्रिक कैसे याद रखेंगे आप लोग? तो देखिए, एक बहुत ही पवित्र संख्या है 143। 143 इसका मतलब होता है प्रेम। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? 143। मान लीजिए आप किसी से प्रेम कर रहे हैं और उसमें एक व्यक्ति और आ जाता है कोई जो तुमसे ज़्यादा प्रेम करने लग जाता है। ठीक। अगर कोई एक व्यक्ति और आ गया, इसमें ऐड हो गया और वो ज़्यादा प्रेम करने लगा तो आपके क्या हो जाएंगे? आपके आधे प्राण निकल जाएंगे, यानी कि आप क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण, यानी अधमरा हो जाएंगे आप। तो जब एक ऐड होता है तो क्या बन जाता है? 153। ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा? आप हो जाएंगे अल्प प्राण यानी अधमरे, यानी कि 153 इनमें जो वर्ण आएंगे उन्हें कहेंगे अल्प प्राण, और जो बाकी दो बचे हैं इन्हें क्या कहेंगे? महाप्राण। ठीक। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे। देखिए, मैंने कहा था 153, 1 कौन सा हो गया? ये 1 हो गए, ये सारे क्या हो जाएंगे? 1। उसके बाद मैंने कहा था 5, ये कौन से हो जाएंगे? ये 5 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 3। गा, जा, डा, दा, बा, ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से इसमें अल्प प्राण हैं। तो का, चा, टा, ता, पा ये हो जाएंगे अल्प प्राण। गा, जा, डा, दा, बा ये हो जाएंगे, ये भी अल्प प्राण। और ये लास्ट वाले पंचमा अक्षर हैं, ये भी हो जाएंगे अल्प प्राण। अब जो बचे हैं वो इनमें से हो जाएंगे महाप्राण, यानी का और घा वाली जो लाइन हो जाएगी ये हो जाएगी महाप्राण। अब आप देखिए, इसके आगे के जो वर्ण हैं उनमें से शा, सा, हा ये हो जाएंगे महाप्राण, और जो बाकी शेष वर्ण हैं ये हो जाएंगे महाप्राण। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अल्प प्राण और महाप्राण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर या ये क्लास कंप्लीट होती है। ठीक। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पर अवश्य दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया वो भी आप कमेंट बॉक्स पर लिख लीजिए। हम लोग अगले वीडियो में इसका आंसर आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।